क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि आज के समय में, मतलब अगर हम एक डेटा पॉइंट देखें, तो 50% से ज्यादा युवा अपने करोड़ों के पुश्तैनी बिजनेस को लिटरली लात मार रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका कारण कोई कमजोर इकोनॉमी या गिरता हुआ बाजार नहीं है। हाँ, तो फिर इसका असली कारण क्या है? इसका सीधा कारण है उनके अपने माता-पिता या परिवार के बड़ों का वो गॉड कॉम्प्लेक्स। मतलब उन्हें लगता है कि वे ही हमेशा सही हैं। बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम कुछ ऐसे ही कड़वे सच और बिजनेस के गहरे राज डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास रिलायंस के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और जाने माने बिजनेस एक्सपर्ट राजीव गुप्ता के एक बेहद विस्तृत इंटरव्यू के नोट्स और इनसाइट्स का पूरा जखीरा है। और इस पूरी सोर्स सामग्री की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये जमीन पर काम करने वाले उन लोगों का अनुभव है जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को असल में बनते हुए देखा है। हमारा मिशन भी यही है कि इस भारी भरकम जानकारी से वेल्थ क्रिएशन, बड़े बिजनेस घरानों के काम करने के तरीके और पर्सनल फाइनेंस के वो सीक्रेट्स निकाले जाएं जो अक्सर आम जनता से छुपे रह जाते हैं। सही कहा। खासकर जब बात आज की नई पीढ़ी की आती है तो ये इनसाइट्स कई बने बनाए भ्रम तोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं, क्योंकि आज ये भी सामने आएगा कि धीरूभाई अंबानी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाने से पहले ऐसा क्या कहा था जिसने रिलायंस का पूरा इतिहास बदल दिया। और साथ ही ये भी कि भारत में असली पैसा उन बिजनेसेस में क्यों है जिन्हें अक्सर बहुत बोरिंग कहा जाता है। तो यहीं से उस पहले कड़वे सच की शुरुआत करते हैं जो शायद बहुत से लोगों को पसंद ना आए। ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल हिस्सा है जिस पर काफी बहस हो सकती है। आज सोशल मीडिया पर गेट रिच क्विक या जल्दी पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा भ्रम बेचा जा रहा है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई भी इंसान रातों रात 20 की उम्र में करोड़पति बन सकता है। लेकिन राजीव गुप्ता के अनुभव स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो भी ये सपना बेच रहा है वो सिर्फ गुमराह कर रहा है। और आजकल 12-12 घंटे काम करने को बड़ी आसानी से टॉक्सिक कल्चर का नाम दे दिया जाता है। बिल्कुल, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि करियर की शुरुआत में काम में डूबे रहना कोई सजा नहीं है। ये एक प्रिविलेज है, एक सौभाग्य है। जब कोई खाली बैठता है और उसके पास करने को कुछ नहीं होता, तब असल में समझ आता है कि बिजी रहना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत बड़ा नैरेटिव है कॉलेज ड्रॉप आउट होकर स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स बनने का सपना। इंटरनेट पर इस विचार को इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि लोग फॉर्मल एजुकेशन को ही बेवकूफ़ी समझने लगे हैं। लेकिन ये नोट्स याद दिलाते हैं कि ऐसे लोग अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। ये कोई नियम नहीं है जिन पर पूरी पीढ़ी अपना करियर दांव पर लगा दे। सही बात है। सफलता के लिए कम से कम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आईआईटी, सीए या यूपीएससी क्रैक करना या अपनी एजुकेशन पूरी करना बेहद जरूरी है। इस पॉइंट को अगर और गहराई से समझा जाए तो बात सिर्फ उस डिग्री की नहीं है, बात उस प्रोसेस की है। बिल्कुल। जब कोई युवा सीए या यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो सालों तक एक ही चीज पर फोकस करता है। वो कई बार फेल होता है और फिर उठता है। और ये जो हार न मानने की क्षमता है जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, ये बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। एग्जैक्टली। जब कोई असल बिजनेस शुरू करता है और वहां नुकसान होता है, तब वो पढ़ाई के दिनों की मेहनत, अनुशासन और असफलता को झेलने की आदत ही उस इंसान को टूटने से बचाती है। रातों रात कोई भी बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं होता। चलिए ज्ञान और मेहनत की इन भारी बातों से थोड़ा हटकर एक पैटर्न इंटरप्ट लेते हैं और अचानक एक अलग दुनिया की तरफ चलते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बिजनेस माइंडसेट की बात करते हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। शाहरुख खान का उदाहरण इस रिपोर्ट का एक बहुत ही शानदार वायरल मोमेंट है। वो अक्सर कहते हैं कि वो अपने बेटे आर्यन को बिजनेस के बारे में सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और जमीन से जुड़े रहना सिखाएंगे। और इसमें सबसे अहम बिजनेस लेसन जो वो देते हैं वो है आयरन वॉल्स क्रिएट करना। इसका मतलब है अपने पर्सनल फाइनेंस और अपने बिजनेस को एक दूसरे से एकदम अलग रखना। बिल्कुल। बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है, पैसा डूबने का डर होता है, लेकिन किसी भी स्थिति में वो बिजनेस का रिस्क इंसान के घर, उसकी लाइफस्टाइल और उसके परिवार की सुरक्षा तक नहीं पहुंचना चाहिए। उन दोनों के बीच एक लोहे की दीवार होनी चाहिए। और इसी वेल्थ और लीगेसी को अगर हम टाटा ग्रुप के 160 साल के इतिहास के चश्मे से देखें तो एक अलग ही दर्शन सामने आता है। हाँ, टाटा ग्रुप की सफलता का राज मालिकियत यानी ओनरशिप में नहीं है। सही कहा।
वो कस्टोडियनशिप में छिपा है। उनका मानना है कि मैं इस बिजनेस का मालिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ अगली पीढ़ी के लिए इसका एक रखवाला हूँ। और इसके साथ ही उनका वैल्यू सिस्टम आता है। कई बार बिजनेस में स्पीड मनी यानी रिश्वत देकर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जल्दी हासिल किया जा सकता है। लेकिन उनका उसूल है कि काम धीरे होना मंजूर है, किसी प्रोजेक्ट में देरी मंजूर है, लेकिन अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि वो पीढ़ियों तक टिके रहते हैं। और जब पीढ़ियों तक टिके रहने की बात हो तो रिलायंस का जिक्र आना लाजमी है। एपिसोड की शुरुआत में जो हमारा सवाल था कि धीरू भाई अंबानी ने ऐसा क्या कहा था। हाँ, बात उस समय की है जब जामनगर रिफाइनरी का निर्माण हो रहा था। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें रिलायंस का सब कुछ दांव पर लगा था। उनकी कोर टीम ने घबराकर उन्हें चेतावनी दी कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, अगर कोई एक चीज भी गलत हुई तो जो कुछ भी आज तक कमाया है सब जीरो हो जाएगा। धीरू भाई का जवाब उनके पूरे विजन को दर्शाता है। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, जीरो हो गया तो फिर से शुरू करेंगे। ये कोई अहंकार नहीं था, बल्कि अपनी क्षमता पर असीम विश्वास था। और मुकेश अंबानी ने इसी लेगेसी और इसी निडरता को आगे बढ़ाया। B2B यानी पेट्रोकेमिकल्स जैसे भारी उद्योग से निकलकर B2C यानी जियो और रिटेल में छलांग लगाना कोई आसान काम नहीं था। दुनिया के कई बड़े बिजनेस एनालिस्ट इसे असंभव मानते थे, लेकिन उनका एक ही मंत्र रहा है, ग्लोबल सोचो और उसे असल में एग्जीक्यूट करो। बिल्कुल, दुनिया में जो सबसे बेहतरीन तकनीक या मॉडल है, उसे भारत के स्केल पर जमीन पर उतारने की हिम्मत ही रिलायंस को सबसे अलग बनाती है। इन बड़े घरानों के काम करने के तरीके से अगर हम थोड़ा पीछे हटकर भारत के अलग अलग शहरों के अमीरों का सांस्कृतिक अंतर देखें तो कुछ बहुत ही मजेदार तथ्य सामने आते हैं, जैसे कि दिल्ली के अमीर बनाम मुंबई के अमीर। हाँ, ये भी एक बहुत वायरल ऑब्जर्वेशन है। नोट्स में बताया गया है कि दिल्ली में अमीरी का प्रदर्शन अक्सर बहुत लाउड होता है। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां, तेज म्यूजिक, लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश, एक तरह का पूरा शो ऑफ कल्चर है। वहीं मुंबई के अमीर ज्यादा शांत होते हैं। वे किसी क्लब में अपनी रिजर्व सीट पर चुपचाप बैठना पसंद करते हैं, बिना किसी शोर शराबे के। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये सिर्फ लाइफस्टाइल का अंतर नहीं है, ये उनके बिजनेस करने के तरीके को भी दर्शाता है। बिजनेस की दुनिया में एक कहावत है कि मुंबई में सच ज्यादा है। मुंबई में सच ज्यादा है, इसका गहरा मतलब ये है कि मुंबई के बिजनेस कल्चर में जो प्रॉमिस किया जाता है वो डिलीवर भी होता है। एग्जैक्टली, वहाँ कम बोला जाता है लेकिन काम पूरा किया जाता है। जबकि दिल्ली के कल्चर में ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर यानी वादे बड़े करना लेकिन उसे निभा ना पाना, ये एक बड़ी समस्या मानी जाती है। और ऐसा ही एक और दिलचस्प सांस्कृतिक अंतर मारवाड़ी और गुजराती बिजनेस स्टाइल्स के बीच देखने को मिलता है। दोनों ही कम्युनिटीज वेल्थ क्रिएशन में उस्ताद हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके एकदम अलग हैं। मारवाड़ी बिजनेस स्टाइल ज्यादा मेथोडिकल और ट्रेडिशनल होती है। उनका पड़ता सिस्टम बहुत मशहूर है। हाँ, पड़ता सिस्टम मतलब हर दिन शाम को बिजनेस बंद करने से पहले एक एक पाई का हिसाब करना और ये जानना कि आज असल में कितना मुनाफा हुआ। दूसरी ओर गुजराती बिजनेस कल्चर ज्यादा लिबरल और रिस्क लेने वाला होता है। और इन नोट्स में एक बहुत ही छिपी हुई सुपर पावर का जिक्र किया गया है। वो सुपर पावर क्या है? वो है गुजराती बिजनेस परिवारों में महिलाओं की अहम भूमिका। भले ही वे महिलाएं रोज ऑफिस जाकर गल्ले पर न बैठें, लेकिन उनका इंट्यूशन, उनकी समझ और उनकी बनाई गई रणनीति बिजनेस को बहुत फायदा पहुंचाती है। मतलब दिन भर के बिजनेस के फैसलों पर जब डाइनिंग टेबल पर चर्चा होती है तो वो महिलाएं अपने नजरिए से जो सलाह देती हैं वो अक्सर बिजनेस को बड़े नुकसान से बचा लेती हैं। एकदम सही। अब इन कामयाब बिजनेस कम्युनिटीज की चमक दमक से निकलकर उस काले सच की तरफ चलते हैं जिसके बारे में समाज में अक्सर चुप्पी साधी जाती है। यह एक बहुत ही इमोशनल कन्फेशन मोमेंट है। राजीव गुप्ता के अनुभव में एक घटना का जिक्र है जहां एक टॉप 20 स्कूल से ग्रेजुएट हुआ एक युवा किसी मीटिंग में लिटरली रो रहा था। उसका कन्फेशन था कि अपने पिता के करोड़ों के पुश्तैनी बिजनेस को ज्वाइन करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज उसके साथ पढ़ने वाले साथी कॉर्पोरेट दुनिया में करोड़ों कमा रहे हैं और चूंकि इस युवा के पास कोई बाहर का कॉर्पोरेट अनुभव नहीं है, कोई भी कंपनी उसे 5 लाख रुपए की नौकरी भी देने को तैयार नहीं है। वो अपने ही परिवार के उस विशाल बिजनेस में घुटन महसूस कर रहा है। इस एक कहानी में हजारों युवाओं का दर्द छिपा है। और यही डेटा बताता है कि क्यों आज 50% से ज्यादा बच्चे अपने बने बनाए फैमिली बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसका सबसे बड़ा कारण है पुरानी पीढ़ी का गॉड कॉम्प्लेक्स। पिता, चाचा या ताऊ जो भी बिजनेस चला रहे हैं, उन्हें लगता है कि बिजनेस करने का सिर्फ एक ही सही तरीका है
और वो उनका तरीका है। नई पीढ़ी को ना तो फैसले लेने की आजादी मिलती है और न ही वो सम्मान जिसकी वे उम्मीद करते हैं। हर नए आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। इस माहौल में अगली पीढ़ी खुद को सिर्फ एक बंधुआ मजदूर महसूस करती है, बिजनेस का मालिक नहीं। इसी के बीच एक और बहुत बड़ा साइलेंट रेवोल्यूशन यानी खामोश क्रांति हो रही है, जिसे द डॉटर रेवोल्यूशन कहा गया है। हमारे समाज में सदियों से ये मानसिकता रही है कि बेटी की शादी कर दी, जो दहेज या गिफ्ट देना था दे दिया, अब परिवार का बिजनेस और संपत्ति सिर्फ बेटे की है। लेकिन आज की जनरेशन, चाहे वो जेनजी हो या मिलेनियल्स, वे बहुत जागरूक हैं। कानूनी तौर पर पुश्तैनी संपत्ति में बेटियों का 50% हिस्सा होता है। और जो परिवार इस कानूनी और सामाजिक बदलाव को नजरअंदाज कर रहे हैं, वे असल में एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं। अगर माता-पिता संपत्ति और बिजनेस के बंटवारे को स्पष्ट, निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से नहीं संभालेंगे, तो उन परिवारों में भयंकर कानूनी विवाद होने तय हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज को बीच से आधा काटना है, बल्कि इसका मतलब है कि जो भी बंटवारा हो वो दोनों पक्षों को फेयर लगना चाहिए, ताकि भविष्य में कोर्ट कचहरी न जाना पड़े। चलिए एक और पैटर्न इंटरप्ट लेते हैं। इन करोड़ों के पुश्तैनी बिजनेस और कानूनी उलझनों से निकलकर अब सीधे एक आम इंसान के बैंक अकाउंट और पर्सनल फाइनेंस पर आते हैं। राजीव गुप्ता के नोट्स में जो लोग सेल्फ मेड हैं, जो अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, उनके लिए ये किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह है, इंस्टाग्राम वाली लाइफस्टाइल के जाल में ना फंसना। लोग दिखावे के चक्कर में अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। नियम बहुत सीधा है, हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च किया जाए। रेनी डे यानी बुरे वक्त के लिए कैश बचाना बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ा भ्रम जो यहाँ तोड़ा गया है, वो है घर खरीदने की जल्दबाजी। करियर के शुरुआती दौर में किराए पर रहना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और ये आपकी पूंजी को बिजनेस में लगाने का मौका भी देता है। इसके आगे द कैपिटल स्ट्रैटेजी नाम से एक बहुत ही सटीक फ्रेमवर्क दिया गया है। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए की बचत है, तो बिना किसी कंफ्यूजन के उसे एक अच्छे इंडेक्स या म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए। और अगर बचत 10 लाख रुपए तक पहुंच गई है, तो उस रिस्क को थोड़ा बांटने की जरूरत है, कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में और कुछ हिस्सा सॉलिड गोल्ड में। लेकिन असली गेम बदलता है जब रकम 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाती है। तब सिर्फ म्यूचुअल फंड्स काफी नहीं होते। बिल्कुल, तब पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पीएमएस वाले हिस्से को थोड़ा और बारीकी से समझना जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स आम जनता के लिए होते हैं, जहां पैसा एक फिक्स तरीके से मार्केट में लगता है। लेकिन पीएमएस एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड सर्विस है। इसमें एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर सीधे तौर पर एक बड़े अमाउंट को एक्टिवली मैनेज करता है। वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से तेजी से फैसले लेता है। इसीलिए इसमें एंट्री करने के लिए ही 50 लाख या 1 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। वेल्थ को तेजी से और कस्टमाइज तरीके से बढ़ाने के लिए अमीर लोग इसी टूल का इस्तेमाल करते हैं। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें वाला नियम यहाँ पूरी तरह लागू होता है। और इसी फाइनेंस क्लास में एक नियम उन लोगों के लिए भी है जो खुद का नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। 1000 दिन का नियम या द 1000 डे रूल। अगर किसी ने बिजनेस शुरू किया है और उसे परिवार या इन्वेस्टर्स से शुरुआती पैसा यानी सीड कैपिटल मिल गया है, तो उसे अगले 1000 दिनों का एक सख्त प्लान बनाना चाहिए। शर्त यह है कि उन 1000 दिनों तक बिजनेस से एक भी रुपया पर्सनल खर्चे के लिए नहीं निकाला जाएगा। घर का खर्च चलाने का इंतजाम अलग से होना चाहिए। और अगर 1000 दिन गुजर जाने के बाद भी बिजनेस कैश पॉजिटिव नहीं हो पाता, यानी वो अपना खर्च खुद नहीं निकाल पा रहा, तो उसे बिना किसी इमोशन के बंद कर देना ही बेहतर है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना ही चाहता है, तो उसे किस दिशा में जाना चाहिए? आजकल हर युवा कोई फैंसी टेक स्टार्टअप, एआई ऐप या किसी पॉश इलाके में ग्लैमरस कैफे खोलने का सपना देख रहा है। लेकिन नोट्स बताते हैं कि असली और टिकाऊ पैसा इन ग्लैमरस चीजों में नहीं है। असली पैसा उन बिजनेसेस में है जिन्हें बोरिंग बिजनेसेस कहा जाता है। यही भविष्य के सबसे हाई पोटेंशियल सेक्टर्स हैं। इनमें शामिल है कोर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी, वर्कर सेफ्टी इक्विपमेंट्स और ईएसजी यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। अब ये सेक्टर सुनने में बोरिंग क्यों लगते हैं और इनमें इतना पैसा क्यों है? क्योंकि आज दुनिया भर की सरकारें और बड़ी कंपनियां पर्यावरण और लेबर सेफ्टी को लेकर बहुत सख्त हो गई हैं। हर बड़ी कंपनी को ईएसजी कंप्लायंस के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ रहे हैं। तो जो छोटी कंपनियां उन्हें ये सर्विसेज या सीएफ प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं, उनका मुनाफा बहुत बड़ा होता है। बहुत कम होता है।
तो इन बोरिंग लेकिन बेहद मुनाफे वाले सेक्टर्स में घुसने का गेम प्लान क्या होना चाहिए? सीधा करोड़ों रुपए की मशीनें लगाकर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कूदना है। शुरुआत हमेशा ट्रेडिंग से करनी चाहिए। पहले किसी प्रोडक्ट को खरीदें और बेचें। इस प्रक्रिया से सप्लाई चेन समझ में आती है। कच्चा माल कहाँ से आता है, ट्रांसपोर्टेशन के क्या लूप होल्स हैं, लेबर को कैसे मैनेज किया जाता है और पेमेंट साइकिल कैसे काम करती है। जब 5-7 साल में पूरा इकोसिस्टम समझ आ जाए, मार्केट में रिश्ते बन जाएं, तब जाकर मैन्युफैक्चरिंग के बड़े लेवल पर दांव लगाना चाहिए। एक आम ट्रेडर से एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का सफर कोई 2 साल का स्टार्टअप पिच नहीं है। इसमें पीढ़ियों का समय लगता है। आज जो लोग जेनरेशनल वेल्थ की बात करते हैं, उन्हें ये समझना होगा कि वो वेल्थ रातों रात नहीं बनती। अगर आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटा जाए तो चाहे वो टाटा अंबानी जैसे बड़े घराने हों या फिर एक आम युवा जो अपना पहला 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, सबके लिए नियम समान है। सही मेंटर ढूंढना जो उस रास्ते पर पहले चल चुका हो, जल्दबाजी से बचना और अपनी क्षमता के ट्रायंगल को समझना, यानी इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी और पोटेंशियल। इसी बात को अगर एक बड़ी तस्वीर से जोड़ा जाए तो समझ आता है कि पैसा कमाना महज बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। ये समझना है कि इंसान किस चीज के लिए बना है। हमारी संस्कृति में इसे स्वधर्म कहा गया है। अगर काम और स्वधर्म आपस में नहीं जुड़ते तो उस काम में कभी वो जुनून नहीं आ सकता जो एक बड़े साम्राज्य को खड़ा करने के लिए चाहिए। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा और इन तमाम बिजनेस सीक्रेट्स को खंगालने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। एक ऐसी बात जो हम सबको सोचनी चाहिए। वो क्या? क्या असली वेल्थ सिर्फ बैंक में पड़े पैसे और संपत्तियों से मापी जाती है या फिर आजादी से? अगर करोड़ों का पुश्तैनी बिजनेस अगली पीढ़ी के लिए एक सोने का पिंजरा बन जाए जहां उनके पास फैसले लेने का कोई अधिकार ना हो, तो क्या वो सच में वेल्थ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगली बार जब किसी बहुत अमीर इंसान को बड़ी सी लग्जरी गाड़ी में पीछे बैठे देखा जाए तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या ये इंसान सच में आजाद है या फिर अपने ही परिवार के किसी गॉड कॉम्प्लेक्स वाले सिस्टम का कैदी? सोचिएगा जरूर।